Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are live in लक्ष्य बैच 2.0 कंट्रोल सिस्टम्स. तो यार अब तक देखो हम लोग क्या कर चुके हैं. हम कंट्रोल सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात कर चुके हैं. हम ये बात कर चुके हैं कंट्रोल सिस्टम का प्रीरिक्विजिट जो होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म, उसको कैसे निकाला जाता है. और लैपलास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन भी समझा दिया है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे यूज करते हैं व्हाइल टेकिंग द इनवर्स लैपलास. और अब बच्चों टाइम आ चुका है टू जंप इनटू द कंट्रोल सिस्टम्स. और आज एक्चुअली आपका पहला वो लेक्चर होने वाला है विच विल गिव यू एन इनसाइट इन डिटेल अबाउट कंट्रोल सिस्टम. अभी तक हम बाहर से चीजें कर रहे थे, अभी तक हम अपना फाउंडेशन बना रहे थे. अब फाउंडेशन बन चुका है तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जानी चाहिए भाई, और फटाफट से हमें कंसेप्ट्स पे डाइव कर जाना चाहिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं यार. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 ट्वाइस इन गेट इन 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for the GATE department. अब देखो यार, मेरे बारे में ये सारी बातें मेरे सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डेली चैनल पे नए आते हैं, हमारी फैमिली का पार्ट बनते हैं, एंड दे शुड ऑल्सो गेट टू नो अबाउट ऑल दीज क्रेडेंशियल्स, ताकि वो हमारे साथ जुड़ पाएं और हमारे साथ जुड़ करके इस जर्नी को तय कर पाएं. और यार इतना कर दिया करो आप लोग, अगर चाहते हो ना कंट्रोल सिस्टम एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर हो, है ना, एकदम इनोवेटिव तरीके से कुछ नए तरीके भी मैं इसके अंदर अपनाऊं, तो प्लीज शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल. क्योंकि यार आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, मैं भी यूट्यूब पे फिर कभी कभी आया करूंगा, जब मूड हुआ तो सेशन लिया, नहीं मूड हुआ तो नहीं लूंगा सेशन. लेकिन अगर आप चाहते हो डेली जैसे पेड यूजर्स की क्लास लगती है, रेगुलरली आप लोगों की भी क्लास लगे, तो प्लीज 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 शेयर एज मच एज पॉसिबल. ठीक है. एंड बच्चों ये लिंक आपको याद रखना है, ये लिंक जो है ना आपके लिए लाइफलाइन है. लाइफलाइन कैसे है, यहां पे मैंने अनअकैडमी पे जितनी भी अब तक फ्री क्लासेस ली हैं पिछले 2 साल में, सारी लिस्टेड हैं. और बहुत जल्द अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करोगे तो मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कंट्रोल के करा दूंगा. अभी कंट्रोल पढ़ा रहा हूं ना, तो कंट्रोल के चैप्टर बाय चैप्टर सारे पीवाईक्यू मैं आपको यहां पे प्रैक्टिस करा दूंगा. लेकिन इस लिंक को संभाल के रखें, इस सेशंस को, ये जो YouTube की क्लासेस हो रही हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें. क्योंकि यार देखो मेरे पास क्या साधन है, मैं सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल सकता हूं, ठीक है, टीम के टेलीग्राम चैनल पे डाल सकता हूं. लेकिन आप लोग हो बेटा जो डेली एस्पिरेंट्स के बीच में उठते बैठते हो, तो अगर आप लोग शेयर करोगे ना तो उसका जो इंपैक्ट आएगा, जो एक तरह से चेन इफेक्ट बनेगा ना, मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट बनेगा, कि एक बच्चा अगर 2 बच्चे 3 बच्चों तक इस चीज को पहुंचाएगा तो दैट इंपैक्ट विल बी इमेंस. अभी आप लोग जो है ना ये चीज सोच नहीं सकते हो, ठीक है, अभी आप लोग ये सोच भी नहीं सकते हो बेटा कि स्टूडेंट कम्युनिटी में पावर कितना है. मतलब अगर एक स्टूडेंट ठान लेना कि यार हमको और ज्यादा कंटेंट चाहिए, हमको और ज्यादा सपोर्ट चाहिए और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो मैं कह रहा हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल. लेकिन आप लोग पता है क्या, थोड़ा सा ना सेल्फिश सोचते हो, यार मेरे को तो मिल ही रहा है, मैं तो क्लास कर ही रहा हूं, मुझे क्या सोचने की जरूरत है और आगे. लेकिन इसमें क्या होता है, देखो अगर सब लोग साथ मिलकर नहीं चलेंगे ना तो इवेंचुअली सभी का नुकसान होगा. क्या होगा, अगर यहाँ पे बच्चे आएंगे नहीं इस सेशन में, इवेंचुअली मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा. तो उससे क्या हुआ, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका भी लॉस हो गया. बट जो बच्चे आ रहे हैं, अगर वो और ज्यादा इसको शेयर करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा. ठीक है, चल बेटा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है बार के इंटरव्यू गाइडेंस के लिए. ठीक है, चल तो शुरू करते हैं यार आज ट्रांसफर फंक्शन एंड ब्लॉक डायग्राम. तो आज हम बात करेंगे फाइनली ट्रांसफर फंक्शन और ब्लॉक डायग्राम. तो देखो ये पहली यूनिट है हमारी कंट्रोल सिस्टम की ना, जिसके अंदर ब्लॉक डायग्राम आता है, ट्रांसफर फंक्शन का बेसिक आता है, इसके अलावा आपका एक कॉन्सेप्ट आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ. ये पहली यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट यार मेरे भाई यही है, सबसे बेसिक यूनिट. और जैसा मैंने आपको ये बोला, इस कंट्रोल सिस्टम के कोर्स और किसी कोर्स में क्या फर्क होगा, यहां कंटेंट आपको पूरा मिलेगा लेकिन स्ट्रक्चर्ड मिलेगा और कंसाइज वे में मिलेगा. क्योंकि मैं भी जानता हूं यार, जब एक सब्जेक्ट पे आपको 150-200 घंटे लगाने पड़ जाते हैं ना, तो आप लोग भी इंटरेस्ट लूज कर जाते हो, वो मोटिवेशन जाने लगता है. तो वैसा नहीं, घसीटेंगे नहीं सब्जेक्ट को,
तरीके से करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हुए करेंगे और आपको सब्जेक्ट में सॉलिड बनाते चलेंगे। हिमांशु बेटा कुछ भी मिलेगा गिफ्ट वाउचर अच्छा ही तो है। अब ये थोड़ी ना सोचते हैं गिफ्ट मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, जो मिल रहा है बढ़िया है, ना से तो सब कुछ बेहतर है। चलो जी, अब देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। अगर एक कंट्रोल सिस्टम में आप देखो तो एक इनपुट लगाओगे, एक उसका आउटपुट मिलेगा। अब अगर आप इनपुट का लैप्लास ले लें और आउटपुट का भी लैप्लास ले लें तो उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द ट्रांसफर फंक्शन। तो देखो होता क्या है, एक्चुअली अगर एक एलटीआई सिस्टम की बात की जाए ना यार, तो एलटीआई सिस्टम के अंदर एक आपका इनपुट रहता है जिसको हम कहते हैं आरटी, एक आपका आउटपुट रहता है विच इज कॉल्ड एज सीटी, और फिर यहां पे होता है एलटीआई सिस्टम। अब अक्सर पता है क्या होता है, ये जो एलटीआई सिस्टम है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ इट्स इंपल्स रिस्पॉन्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसके इंपल्स रिस्पॉन्स से। बेटा ये इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन सबके काम में आ जाएगा। जो कॉमन सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल ईसी को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे मान लो हमने लिखा HT। इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है जब सिस्टम में अगर आप इंपल्स फंक्शन एज अ इनपुट लगाओगे तो जो आउटपुट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज द इंपल्स रिस्पॉन्स। बात समझ में आ रही है? तो अगर सिस्टम में इनपुट लगाया जाए एक इंपल्स फंक्शन तो जो आउटपुट मिलता है दैट इज योर इंपल्स रिस्पॉन्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम इंपल्स रिस्पॉन्स की बात करें, मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रांसफर फंक्शन की थ्योरी कहां से आई है। पहली बात तो ये आया है सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए। तो जब मैं इंपल्स रिस्पॉन्स की बात करता हूं ना तो मैं क्या बोलता हूं मेरे भाई कि अगर आरटी यानी इनपुट पे, कंट्रोल सिस्टम का ना इनपुट ज्यादातर आरटी से ही दिखाते हैं, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका आउटपुट सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन सी ऑफ टी इज इक्वल टू एच टी, और ये कहलाता है इंपल्स रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है भाई, ये इंपल्स रिस्पॉन्स। और ये पता है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इंपल्स रिस्पॉन्स इतना पॉपुलर है? बेटा ये इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि इसके माध्यम से आप किसी भी इनपुट का आउटपुट निकाल सकते हो। आप किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हो। हाँ बेटा टेस्ला बैच से कर लो अगर जल्दी करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, यूजिंग इंपल्स रिस्पॉन्स HT वी कैन कंप्यूट आउटपुट यानी कि CT फॉर एनी RT। ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है मेरे भाई, यहां पे फंडा ये होता है CT इज RT कन्वोल्यूशन विद HT, ठीक है। ये कन्वोल्यूशन के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था बेटा लैपलास के अंदर। अभी मैं जब आपको लैपलास पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कन्वोल्यूशन के बारे में जिक्र किया था कि कन्वोल्यूशन जो होता है जब लैपलास डोमेन में जाते हैं इट कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लिकेशन। तो सेम चीज यहां हो रही है। यहां पे ये जो आपका कन्वोल्यूशन आ रहा है तो आउटपुट इज कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट एंड द लैपलास एंड द इंपल्स रिस्पॉन्स। अब क्या होता है बेटा, अब ना यहां पे हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। हम क्या करते हैं, टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों तरफ लैपलास ले लो। अगर मेरे बच्चों दोनों तरफ लैपलास लोगे तो ये बनेगा C ऑफ S, R ऑफ S, H ऑफ S। यानी ये जो कन्वोल्यूशन था ना ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो ये जो आया H ऑफ S ये कहलाता है फिर ट्रांसफर फंक्शन। अब समझ में आया?
तो बेसिकली ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ना, ट्रांसफर फंक्शन कुछ भी नहीं है। अगर सिग्नल की टर्म्स में देखो, ट्रांसफर फंक्शन सिग्नल सिस्टम की टर्म्स में अगर देखो, इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ LTI, सॉरी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स वाला फंडा है ना यार, ये सिर्फ चलता है LTI सिस्टम में, इसीलिए ट्रांसफर फंक्शन भी जो है ना LTI सिस्टम्स के अंदर ही बातचीत की जाती है इस बारे में। तो देखो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफर फंक्शन, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इट इज द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट, दूसरा इट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। क्लियर हुआ? ये समझ आया? ये ट्रांसफर फंक्शन की थ्योरी शुरू कहां से हुई? इसने वहीं से जन्म लिया बेटा जहां आप सिग्नल सिस्टम में किसी भी सिस्टम का आउटपुट डिराइव कर रहे थे। जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे थे तो अब आप कह रहे थे किसी भी सिस्टम का आउटपुट कन्वोल्यूशन से निकाला जाता है, और वहीं से इस थ्योरी की शुरुआत हुई, वहीं से ट्रांसफर फंक्शन ने जन्म लिया। क्लियर हो गई बात? अब देखो कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन अगर यहां देखा जाए, अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, देखो जैसे अगर मैं एक KVL लिखूं, VT इज इक्वल टू RIT प्लस L d/dt ऑफ IT, ये लिख सकते हो KVL से। सप्लाई इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टर। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें लैप्लास अगर लें तो VS इज इक्वल टू RIS प्लस SLIS। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि भाई मेरा करंट जो है आउटपुट है और वोल्टेज जो है इनपुट है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया? 1/R प्लस SL। ठीक है, मैं यहां पे किसको ट्रीट कर रहा हूं आउटपुट की तरह? करंट इज बीइंग ट्रीटेड एज आउटपुट एंड वोल्टेज इज बीइंग ट्रीटेड एज इनपुट। लेकिन पता अगर आप एक चीज देखो यार, मैंने डेरिवेटिव का लैप्लास क्या लिखा? SLIS, मैंने -I0 तो नहीं किया। अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने जब आपको डेरिवेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये नहीं बोला था कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेना हो तो ये होगा SIS माइनस I0। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, सर ये I0 कहां गया? तो अगर आप ध्यान से देखो, I0 को मैंने एक तरह से जीरो माना हुआ है, यानी व्हाट आई एम एज्यूमिंग इज द जीरो इनिशियल करंट। तो अगर मैं इस टर्म की बात करूं ना मेरे भाई, ये जो टर्म दिख रही है, दिस हैज बीन कंसीडर्ड एज जीरो, कंसीडर्ड एज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच सिर्फ तभी चल सकती है जब इनिशियल कंडीशन आप इग्नोर कर दें। तो देखो मैंने दो चीजें बता दी। ट्रांसफर फंक्शन की अप्रोच सिर्फ वैलिड है LTI सिस्टम के लिए, इसने जन्म लिया है कन्वोल्यूशन से, और ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ तभी तक निकाला जा सकता है जब इनिशियल कंडीशन जीरो हो जाए। चमका भाई सबको? जल्दी से बताओ, सभी को चमक गया? ये बढ़िया तरीके से चमक गया भाई? मजा आ गया? सारी चीजें मैंने डिराइव करके दिखा दी हैं बेटा। ट्रांसफर फंक्शन हवा में नहीं है, जहां आप सिग्नल पे LTI सिस्टम खत्म करते हो वहां से मैं ट्रांसफर फंक्शन शुरू करता हूं। ठीक है, अब देखो यार क्या होता है, कुछ सिग्नल आपको पता होने चाहिए, ये भले ही आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हो, बट कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली ना कंट्रोल में देखने मिलते हैं, है ना। आप सिग्नल में पढ़े हो, मैं जानता हूं बेटा आपको नॉलेज है, लेकिन फिर भी एक बार रिविजिट कर लेते हैं। कोई बुराई तो है नहीं? कोई बुराई है क्या भाई रिवाइज करने में? बताओ आप ही लोग। पहला होता है बेटा इंपल्स सिग्नल। अब इंपल्स सिग्नल की परिभाषा क्या? अब ये मत सोचना इंपल्स की सारी प्रॉपर्टी मैं यहां पढ़ाने बैठूंगा, सिग्नल के लेवल पे ऑब्वियसली नहीं पढ़ाऊंगा,
ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जरूर बताऊंगा। देखो यहां पे क्या होता है, इंपल्स फंक्शन जब ड्रॉ करते हैं ना तो हम ऐसे दिखाते हैं, ये होता है डेल्टा टी। इस फंक्शन की खासियत ये है कि ये लेफ्ट में भी जीरो होता है, राइट में भी जीरो होता है, बस ये जीरो पे वैल्यू नॉन जीरो देता है, सिर्फ ये जीरो पे एग्जिस्ट करता है, बाकी सभी पॉइंट्स पे इट्स ऑलवेज जीरो। तो इसको पता है कैसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी नॉट इक्वल टू जीरो। यानी हर कोई ऐसा पॉइंट जहां टी जीरो ना हो वहां मेरा डेल्टा टी जीरो आएगा, डेल्टा टी जीरो आएगा। और डेल्टा टी टेंड्स टू इंफिनिटी एट टी इक्वल टू जीरो। जीरो पे ना ये डिसकंटीन्यूअस हो जाता है, ये इंफिनिटी को चला जाता है। तो सर अगर ये इनफाइनाइट को जा रहा है तो मैं इसका क्या काम लूंगा? बेटा भले ही ये इनफाइनाइट को जा रहा है, पता है इसकी एक बहुत अच्छी खासियत होती है। इस फंक्शन की खासियत ये है मेरे भाई कि अगर इसको इंटीग्रेट करो ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो इसका एरिया आता है 1। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिट इंपल्स। जब हम यूनिट इंपल्स की बात करते हैं ना तो उसका मतलब होता है एरिया 1, एरिया 1। अच्छा वैसे ऐसे सोचो, इंपल्स जो होता है, ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग इंपल्सिव होते हैं, जो ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ लोग इंपल्सिव होते हैं, माने वो तुरंत रिएक्ट करते हैं फटाक से। कुछ भी चीज खराब हुई तुरंत गुस्सा आ गया, है ना, कुछ भी चीज उनके अनुसार नहीं हुई तुरंत उनका रिएक्शन आ गया। ऐसे लोगों को इंपल्सिव बोला जाता है। इंपल्सिव माने जो सोचते नहीं है, रिएक्ट पहले करते हैं। इंपल्स फंक्शन भी तो ऐसे ही है, झटके से इंफिनिटी चला गया, अचानक से सडन हुआ, तो सडन होने के कारण इसको इंपल्स बोलते हैं। और जिन लोगों का नेचर ऐसा होता है उन्हें इंपल्सिव भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुई यूनिट इंपल्स की बात। अब आपको इसमें तो रिलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इंपल्स रिस्पॉन्स और ट्रांसफर फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया बेटा, ट्रांसफर फंक्शन इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, लाइटनिंग कह सकते हो इंपल्स, लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता। लाइटनिंग का क्या होता है ना, फाइनाइट ड्यूरेशन होता है गौरव। क्या होता है, लाइटनिंग का बहुत छोटा ड्यूरेशन होता है, मे बी इन नैनो सेकेंड्स एंड ऑल, नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड के अंदर। तो एग्जैक्टली उसको इंपल्स नहीं कह सकते, उसको रेक्टेंगुलर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कि सडनली वोल्टेज बढ़ी और फिर से गिर गई, जैसी लाइटनिंग गायब हुई। अब आता है भाई स्टेप सिग्नल। अब ये स्टेप सिग्नल क्या भला है? स्टेप सिग्नल है सीडी की तरह। सीडी को स्टेप बोलते हो ना, जिम में वो देखो जिम वाला कभी कभी सीडी पे एक्सरसाइज कराता है, सीडी चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, वैसा ही कुछ है यहाँ। यहां पे क्या होता है कि यहां पे ना फंक्शन जीरो पे एकदम एक सीडी चढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये टाइम एक्सिस है और यहां पे आपका जो फंक्शन है वो जीरो है। ठीक है, यहां पे आपका फंक्शन जीरो है और सपोज यहां पे ए हो गया, तो अचानक से देखो फंक्शन ने ए हाइट की सीढ़ी चढ़ ली, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया बेटा। जीरो से पहले जीरो और जीरो के बाद ए। जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू किसी भी पॉइंट के अबाउट बराबर नहीं होती तो उसे कहते हैं डिसकंटीन्यूअस, है ना। डिसकंटिन्यूटी की लिमिट डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट। तो यहां जीरो पे अगर देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट है जीरो, राइट हैंड लिमिट है ए, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ना बराबर होने के कारण दिस इज डिसकंटीन्यूअस। तो ये फंक्शन जो होता है ना, दिस इज डिसकंटीन्यूअस एट टी इक्वल टू जीरो। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, देखो यहां पे ऐसे लिखते हैं, आर टी इज इक्वल टू ए यू टी। तो इसकी वैल्यू है ए फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, जीरो फॉर टी लेस देन जीरो। जीरो पे ये अनडिफाइंड होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जीरो के आगे और पीछे वाली वैल्यू का एवरेज डिफाइन कर देते हैं
क्या कह देते हैं कि 0 के पहले तो 0 था और 0 के बाद a है, a और 0 का अगर एवरेज ले लो तो हम कह देते हैं a/2। लेकिन बेटा वो एक्चुअली स्टेप सिग्नल नहीं होता, वो हैवी साइड स्टेप फंक्शन होता है। जहां हम हाफ डिफाइन करते हैं ना, वो एक मॉडिफाइड वर्जन है स्टेप फंक्शन का, दैट इज नॉट प्योर स्टेप फंक्शन। प्योर स्टेप फंक्शन जो है ना, वो 0 पे इनडिटर्मिनेट होता है, 0 पे इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड। ठीक है जी। अब देखो इसको आप यूनिट स्टेप बोलोगे, यूनिट स्टेप इफ a = 1। अगर इसकी हाइट 1 है ना तो इसको यूनिट स्टेप बोल देते हैं। और पता है खासियत क्या होती है, जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है ना, ये इंपल्स से ही जन्मा है। कैसे? इंपल्स का इंटीग्रेशन है ये इंपल्स का इंटीग्रेशन होता है। तो अगर इंपल्स को -∞ से किसी टाइम t तक इंटीग्रेट कर दो ना, तो आपको यूनिट स्टेप मिल जाता है। ठीक है, -∞ से इंटीग्रेट शुरू करो करना और t तक करो। t कौन सा टाइम है जहां पे आपको स्टेप फंक्शन की वैल्यू चाहिए। जैसे मान लो आपको पता करना है स्टेप फंक्शन 5 सेकंड पे कितना आएगा, तो आप इंपल्स का इंटीग्रेशन कर लो फ्रॉम -∞ टू 5। ठीक है गौरव, ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 और a के बीच में ही वैल्यू लाई करे बेटा। डिसकंटिन्यूअस से कुछ भी वैल्यू हो, क्या फर्क पड़ता है ना? समझ रहे हो, उस पॉइंट की वैल्यू ही अनडिफाइंड है ना। अब आता है रैंप सिग्नल। रैंप कैसा होता है? घर का रैंप देखे हो ना, कभी व्हीकल चढ़ाए हो गया, पैदल भी चढ़े हो गए, रैंप बना रहता है। तो ये होता है TUT। क्या होता है ये? T, या चलो ATUT लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ATUT। UT का मतलब ये हो गया ना यार कि ये 0 के आगे ही एग्जिस्ट करेगा। मतलब जब आप t को 0 से बड़ा डालोगे ना, तो ये UT1 हो जाएगा, तो बचेगा AT। और 0 से छोटा डालोगे तो UT 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0। तो यानी जो रैंप फंक्शन है ये t > 0 पे ही एग्जिस्ट करेगा, 0 के पहले ये 0 रहने वाला है। अब अगर ये AT है तो यहां पे अगर आप इस फंक्शन को देखो ना, अगर आप बेटा इस फंक्शन को देखेंगे तो बात यहां पे क्या आ रही है कि ये जो AT है ये टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है ना, y = mx के हिसाब से। y = mx वाला हिसाब किताब आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखो लीनियर लाइन आ गई, ये हो गया RT, ये हो गया T। ये जो स्ट्रेट लाइन आ गई इसका स्लोप होगा A। जैसे अब दोबारा से देखो रिविजिट करते हैं, इंपल्स का एरिया था A। अगर A∆T लिखोगे ना, अगर इंपल्स को A∆T लिखोगे तो उसका एरिया होता है A। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इफ RT = A∆T, तो इसका मतलब होगा इंपल्स ऑफ एरिया A। फिर बेटा आप यूनिट स्टेप में गए, यूनिट स्टेप में AUT जो आपने लिखा उसमें A था कितने अमाउंट का जंप है। इंपल्स में तो A एरिया था, स्टेप में ये पता चला कितने अमाउंट का जंप है, और रैंप में A हो गया उसका स्लोप। A क्या हो गया? उसका स्लोप। तो देख रहे हो सबके आगे A लगा रहे हैं, लेकिन A का मतलब बदलते जा रहा है, एक में एरिया, एक में मैग्नीट्यूड और एक में स्लोप। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो जाता है भाई रैंप सिग्नल। और रैंप सिग्नल को अगर लिखना हो ना, देखो यूनिट रैंप की अगर बात करें, यूनिट रैंप का मतलब ये मत समझना रैंप ऑफ मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब होता है रैंप ऑफ स्लोप 1 यूनिट। रैंप ऑफ स्लोप 1 यूनिट। तो अगर ऐसा लिखना है ना, देखो TUT ये जो है ये UT का रनिंग इंटीग्रल है। जैसे आपका इंपल्स का रनिंग इंटीग्रल यूनिट स्टेप था, ऐसे यूनिट स्टेप का रनिंग इंटीग्रल रैंप होता है। तो ये जो फंक्शन होते हैं ना, इन्हें सिंगुलैरिटी फंक्शन बोलते हैं। सिंगुलैरिटी पता है क्यों बोलते हैं? देखो अगर इनका लैप्लास निकालोगे, इसका जो लैप्लास होता है ना वो होता है
ए बाय एस स्क्वायर। तो इसका ना एस पे दो पोल्स आ रहे हैं, ए बाय एस स्क्वायर आने के कारण इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर पोल एट ओरिजिन। अगर यहां निकालते बेटा यूनिट स्टेप का लैप्लास निकालते तो ए बाय एस, तो एस का यहां पे डिनोमिनेटर में आया यानी कि वन पोल एट ओरिजिन, और यहां पे अगर आर ऑफ एस निकालते तो आता ए। तो देखो जिस जिसके डिनोमिनेटर में एस आ रहा है आप कह सकते हो ओरिजिन पे एक पोल आ रहा है, ओरिजिन पे एक पोल आ रहा है। गौरव ऐसा नहीं बोलोगे अनस्टेबल सिस्टम है, ये सारे सिग्नल है, सिस्टम कहां से आ गया, समझ रहे हो। सिस्टम अनस्टेबल तो तब होगा ना जब इंपल्स रिस्पांस की बात करूंगा, ट्रांसफर फंक्शन की बात करूंगा, मैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा हूं। देखो पता है बच्चों के माइंड में ना ये बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करते हैं देखते हैं ओरिजिन पे दो पोल आए माने अनस्टेबल। अरे अनस्टेबल है क्या, कभी सिग्नल अनस्टेबल हुए हैं क्या, समझ रहे हो मेरी बात। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से एस डोमेन में ले जाने का जरिया है, और ट्रांसफर फंक्शन जो है वो एक तरह का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो एक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। किस फंक्शन का, इंपल्स रिस्पॉन्स का। तो हर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता। लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो एक मैथमेटिकल टूल है जिससे टाइम डोमेन का फंक्शन एस डोमेन में जाता है। इसका यह मतलब थोड़ी कि कहीं भी लैप्लास लिखा हो जी उसके पोल्स चेक करके ये तो स्टेबल है ये तो अनस्टेबल है, ऐसा नहीं। अगर वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक ट्रांसफर फंक्शन है तो माने वो एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब मैं सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पे कमेंट करूंगा। हर लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कमेंट करते नहीं फिरूंगा। बात समझ में आ गई भाई गौरव, और बाकी बच्चों को भी ये बात समझ आई। ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं, यहां वर्ड पढ़ो ये सिग्नल है ये सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो। सिग्नल का लैप्लास ले रहे हैं बेसिकली, ये जो सिग्नल्स हैं ये सिस्टम के अंदर इनपुट लगेंगे, और सिग्नल कभी स्टेबल या अनस्टेबल नहीं होता। सिग्नल बाउंडेड अनबाउंडेड हो सकता है, ये कह सकते हो ये एक बाउंडेड सिग्नल है, और ये कह सकते हो कि ये एक अनबाउंडेड सिग्नल है, लेकिन इट्स नॉट अ सिस्टम। अब आता है भाई पैराबोलिक। पैराबोलिक होता है रैंप का भी पापा। इसका फंक्शन होता है ए टी स्क्वायर बाय 2 यू टी, ए टी स्क्वायर बाय 2 यू टी, ठीक है। श्रेयन बेटा मैंने सारे कोर्सेज डाल दिए, मेरी प्रोफाइल पे जाके देखोगे मिल जाएगा। मशीन का कोर्स मेरे ख्याल 15 जून से आ रहा है। अब यहां पे क्या होता है, यूटी लगाने के कारण इसका भी फंडा ऐसा होता है, ए टी स्क्वायर बाय 2 फॉर टी ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर टी लेस देन 0। वैसे पता है यहां इक्वल टू भी लगा सकते हो यार, ये फंक्शंस ऐसे नहीं है रैंप और पैराबोलिक विच आर डिसकंटिन्यूअस एट 0। देखो यूनिट स्टेप तो डिसकंटिन्यूअस था यार, ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस था, तो यहां जब लिमिट आई तो एक में ग्रेटर आया एक में लेसर आया, इक्वल टू कहीं नहीं आया क्योंकि 0 पे वैल्यू अनडिफाइंड थी। लेकिन अगर अब आप बेटा इस फंक्शन को देखोगे 0 के जस्ट पहले भी इसकी वैल्यू 0 होगी और 0 के इमीडिएटली बाद भी 0 होगी। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होने के कारण यहां पे आप एक जगह इक्वल टू लगा सकते हो, ऊपर लगाओ नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं मैं, देखो तुम लोगों ने ना मुझे पूरा टॉपिक से डेविएट ही कर दिया अनस्टेबल बोल के। चलो अभी मैं वापस आऊंगा जो बात मैं बता रहा था। जस्ट नाउ आई रिमेंबर्ड कि बात कुछ और चल रही थी, बीच में तुम ले आए अपना स्टेबल अनस्टेबल, बट चलो अच्छा ही है ले आए, कम से कम क्लैरिटी तो मिल गई। देखो 0 के पहले ये 0 रहता है और 0 के बाद ये ऐसे पैराबोलिक उठता है। अब ये जो फंक्शन है ना बेटा पैराबोलिक, ये जो फंक्शन है पैराबोलिक, ये कैसे लिखा जाता है, टी स्क्वायर बाय 2 यू टी, इसको लिखते हैं रनिंग इंटीग्रेशन ऑफ टी यू टी। आप सोच रहे होगे सर टाउ क्यों यूज कर रहे हो, बेटा देखो जब लिमिट्स में टी आ जाए ना तो अंदर फंक्शन के अंदर टी कभी मत रखना,
अंदर कोई और वेरिएबल यूज कर लो, टाउ यूज कर लो, के यूज कर लो, अल्फा यूज कर लो, बीटा, कुछ भी अलग, मतलब कि इंटीग्रेशन जिस फंक्शन का हो रहा है उसका वेरिएबल और लिमिट्स का वेरिएबल अलग अलग होना चाहिए। लिमिट के अंदर टी की टर्म्स में अगर वैल्यू रख रहे हो तो इंटीग्रेशन टी की टर्म्स में नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई यहां पे। और देखो इसका जो लैप्लास आएगा वो आएगा a/s³। अब अभी कोई बच्चा पूछ रहा है सर a/s³ कैसे आता है? बेटा डायरेक्टली आप txt वाली प्रॉपर्टी लगा लो जो कल लैप्लास में पढ़ाई थी। इसका पता है आपको a/s², यहां पे t से मल्टीप्लाई करो, एक डेरिवेटिव बनेगा, फिर 2 से डिवाइड कर देना तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। बट सर स्टेप फंक्शन में t इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड इज a, rt इक्वल टू a, नहीं गलत है बिल्कुल। स्टेप फंक्शन की 0 पे कभी भी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। आप ये कह सकते हो स्टेप फंक्शन 0 प्लस पे a है ना, 0 प्लस पे यानी इमीडिएटली आफ्टर 0। अब मैं आपको क्या बता रहा था बेटा कि इन्हें कहते हैं सिंगुलैरिटी फंक्शन। सिंगुलैरिटी क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ओरिजिन पे पोल आ रहा है, ओरिजिन पे पोल आने का मतलब है पोल कहलाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कई तरह की हो सकती है जिनमें से एक है पोल। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है वो पॉइंट्स जहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड ना हो। यहां पे अगर 0 रखोगे तो इंफिनिटी चला गया ना, इंफिनिटी को तो अनडिफाइंड ही मानोगे, तो इसको पोल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी। तो ये जितने भी फंक्शन है एक दूसरे के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आ रहे हैं, ये सारे फंक्शन कहलाते हैं सिंगुलैरिटी फंक्शन, क्योंकि इनमें ये बात कॉमन है कि पोल कहां पे लाई कर रहा है? 0 पे। सभी का पोल कहां पे लाई कर रहा है? 0 पे। अब देखो अगर हम बात करें डेल्टा टी, ये होता है बेटा डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन। जैसे स्टेप फंक्शन इंटीग्रेशन है ना डेल्टा का, ऐसे ही डेल्टा है स्टेप का डेरिवेटिव। तो देखो स्टेप फंक्शन इसका इंटीग्रेशन, बट आपका जो स्टेप फंक्शन है वो रैंप का डेरिवेटिव है भाई, वो रैंप का डेरिवेटिव है। तो ये जो फंक्शंस है ना ये आपस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से जुड़े हैं। अब जो रैंप है वो यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन है भाई, रैंप जो है वो यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन है। वहीं रैंप जो है वो पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन है, वो आपका पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही अब जो आपका पैराबोलिक है वो रैंप का इंटीग्रेशन है। जो पैराबोलिक है समझ रहे हो, वो रैंप का इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से सारे फंक्शन जुड़े होते हैं। और पता है आगे चल के जब हम टाइम रिस्पॉन्स में जाएंगे मैं आपको एक चीज बताऊं, इनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब जब इन फंक्शंस को एज अ इनपुट जो लगाया जाता है तो जो आउटपुट बनेगा उसे क्या बोलोगे? रिस्पॉन्स। इंपल्स का आउटपुट कहलाता है इंपल्स रिस्पॉन्स, स्टेप का आउटपुट कहलाता है स्टेप रिस्पॉन्स। तो देखो इंपल्स का जो आउटपुट होता है दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स रिस्पॉन्स। आगे कभी कोई आपसे पूछे ना इंपल्स रिस्पॉन्स क्या चीज है, आपको कंफ्यूजन आए, तो बोलना भैया इंपल्स का आउटपुट। स्टेप का आउटपुट क्या कहलाता है भाई? स्टेप रिस्पॉन्स। ठीक है। रैंप का आउटपुट क्या कहलाता है भाई? रैंप रिस्पॉन्स। और पैराबोलिक का आउटपुट क्या कहलाता है? पैराबोलिक रिस्पॉन्स। ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों एक चीज समझो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शंस लिखे हैं है ना, पैराबोला, रैंप, स्टेप, ये सारे तो आपस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन है। ऐसे ही इनसे बनने वाले जो आउटपुट होते हैं ना उनमें भी सेम रिलेशन एग्जिस्ट करता है। यानी अगर मैं ये बोलूंगा ना कि यूनिट स्टेप इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स, तो स्टेप रिस्पॉन्स इज ऑल्सो द इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स।
अगर आप ये बोलोगे यूनिट स्टेप इज डेरिवेटिव ऑफ रैंप, तो स्टेप रिस्पॉन्स इज ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ रैंप रिस्पॉन्स। वाई आर द लिमिट्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी? बेटा इसी तरह से डिफाइंड है, समझ रहे हो? माइनस इंफिनिटी पे कोई भी फंक्शन जीरो होगा ये मान के चलते हैं, वहां से एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, इसको एक्यूमुलेटर कह सकते हो, रनिंग इंटीग्रेटर कह सकते हो। तो जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू चाहिए माइनस इंफिनिटी से चलते चलते वहां तक की वैल्यू ऐड कर लो, तो जो भी आपका सम आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, वही आपकी फंक्शन की वैल्यू बनेगी। मतलब इंपल्स की वैल्यू को अगर माइनस इंफिनिटी से लेके टी तक ऐड कर लें तो स्टेप फंक्शन की वैल्यू बनती है टी पे। स्टेप को अगर माइनस इंफिनिटी से टी तक ऐड कर लें तो रैंप की वैल्यू होती है टी पे। रैंप को अगर माइनस इंफिनिटी से टी तक ऐड कर लें तो पैराबोलिक की वैल्यू होती है टी पे, इस टाइप से। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है भाई ट्रांसफर फंक्शन की? पहली बात, इट इज ओनली डिराइव्ड फॉर अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, है ना? कह सकते हो बेटा जीरो से टी में सेम वैल्यू आएगी पैदिनी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जीरो के पहले सारे फंक्शन जीरो थे, समझ रहे हो? जीरो के पहले सारे फंक्शन जीरो थे। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा प्रैक्टिकली आपको फंक्शन दे दूं जो जीरो के पहले एग्जिस्ट करता हो तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन एन इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। ये भी मैं आपको बता चुका भाई, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स है कि नहीं है, ये मैंने आपको बताया। ऑल इनिशियल कंडीशंस आर सेट टू जीरो, यह भी मैंने बताया था। इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम आर सेट टू जीरो, बताया था ना, इनिशियल कंडीशन जीरो रखनी है। ट्रांसफर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट। अब देखो कई सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाती है कि सर अगर इनपुट बदल दूं तो आउटपुट बाय इनपुट जो ट्रांसफर फंक्शन है वो भी तो बदल जाएगा। नहीं मेरे भाई, देखो ट्रांसफर फंक्शन क्या है, यह है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। ये इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि क्या होता है, इनपुट एंड ट्रांसफर फंक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे से आजाद हैं, समझ रहे हो? आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बट आउटपुट इन दोनों का फंक्शन बनता है, आउटपुट इन दोनों पे डिपेंड करता है। देखो चलो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक गाड़ी ले लो। गाड़ी जो है एक सिस्टम है, उसको चलाने वाला बंदा जो है वो इनपुट है। तो ये गाड़ी और ये बंदा जो ड्राइवर है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। गाड़ी ड्राइवर पे डिपेंड नहीं करती, ड्राइवर गाड़ी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जब गाड़ी चलती है तो वो आउटपुट है। तो गाड़ी चलेगी कैसे ये इस बात पे भी डिपेंड करेगी गाड़ी कौन सी है और चलाने वाला कितना अच्छा ड्राइवर है। समझ रहे हो? दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी ना। यानी गाड़ी से निकलने वाला आउटपुट यानी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो इस पे भी डिपेंड करती है ड्राइवर कैसा है और गाड़ी कैसी है। लेकिन ना तो ड्राइवर कार पे डिपेंड करता, ना ही कार ड्राइवर पे डिपेंड करती। इसीलिए कार अगर एक सिस्टम है, सिस्टम नेवर डिपेंड्स ऑन द इनपुट, एक्चुअली द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इनपुट एंड द सिस्टम। ठीक है, गौरव ने बिल्कुल सही बात कही बेटा। ट्रांसफर फंक्शन जो है, यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं, ट्रांसफर फंक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर सीसो सिस्टम। सीसो का मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। बट वैसे लॉजिकल है ना यार गौरव, सी एस बाय आर एस है तो सी एस भी एक ही है, आर एस भी एक ही है, यानी एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट है। तो सीसो सिस्टम कह सकते हो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। क्लियर हो गया? तो ट्रांसफर फंक्शन समझ गए भाई अच्छी तरीके से? जल्दी बता दो, ट्रांसफर फंक्शन का बेसिक क्लियर हुआ अच्छे से? सारे आपको बेसिक फंक्शन समझ आए? रैंप, इंपल्स, ये सारी चीजें रिवाइज हुई कि नहीं हुई अच्छे तरीके से? अब जरा ये देखो, आई आर का मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ फंक्शन इज सी टी। जरा बताओ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अभी ये मत सोचना ओपन लूप क्लोज लूप, वैसे मैं आपको कंसेप्चुअली ये समझा चुका हूं, लेकिन अभी ट्रांसफर फंक्शन में आना बाकी है। बना दो यार जल्दी से इसको,
ये इंपल्स रिस्पॉन्स दिया है, ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछ रहा है, बनाओ। और आज रात को जो है ना स्पेशल क्लास पे एक मस्त सेशन ले रहा हूं, डिफरेंट सेशन ले रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि यार सर हमें जो है ना फाइनेंशियल इशू है, हम लोग अपना जो भी है खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें हम लोग करेंगे कि एक स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए आप किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, ये चीजें आज डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ जी, तो क्या होता है भाई, बात ये होती है कि ट्रांसफर फंक्शन इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स। देखो ये जो है ना t ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है ut, समझ रहे हो। t ग्रेटर देन 0 जब ब्रैकेट में दे दिया तो आप ना इन टर्म्स के साथ ut लगा दो, ut। तो देखो यहां पे बेटा txt ये होगा और ये होगा 2/s+1, 1/s+1 का स्क्वायर ये आ गया। तो 2s+3, एक सेकेंड, 2s+2 है, ये s+1, सॉरी ये 1 आएगा और ये 2 टाइम्स s+1, 2/s+1। यार देखना 2s+3 आना चाहिए ना। अच्छा यहां माइनस था, ओ हो, तो ये प्लस होएगा, तो ये माइनस आएगा, तो ये 2s+1 हो जाएगा। मैं एक माइनस मिस कर गया, चलो। तो कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, डी करेक्ट है। डी आंसर आएगा। इंपल्स रिस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है दैट इज योर ट्रांसफर फंक्शन। चलो अगला देखो, अ सर्टेन कंट्रोल सिस्टम हैज इनपुट RT एंड आउटपुट CT। If the input is first passed through a block whose transfer function is e to the power minus s, then applied to the system, the modified output will be, इनपुट को डायरेक्टली जब अप्लाई किया तो आउटपुट आया CT, और जब हमने इनपुट को पहले एक ब्लॉक से पास किया e to the power minus s से, तब आउटपुट कितना आएगा बताओ भाई। विनय ने आंसर दिया है सी, बाकी लोग बोलो। कुंवर भी कह रहे हैं सी। चलो भाई कम ऑन एवरीवन, बी वेरी वेरी क्विक यार, बी वेरी 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 क्विक, कम ऑन। जितना फास्ट आंसर दे सकते हो उतना फास्ट आंसर दीजिए। सी देखो यहां पे फंडा क्या है यार, यहां पे ना ये फंडा है, देखो देखो पहले इसने ये क्या है, ये ब्लॉक है e to the power minus s, और ये होगा हमारा LTI सिस्टम। ये जो कंट्रोल सिस्टम दिए रहते हैं ना, ये यूजुअली LTI सिस्टम ही होते हैं। अब इसने मुझे क्या बताया यार कि पहले ना इसने RT लगाया इस LTI सिस्टम में, तो इसको आउटपुट क्या मिल गया, CT। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये RT यहां लगा रहा है, या फिर ऐसा कह लो RS, अगर लैप्लास डोमेन में करूं तो यहां पे आपको क्या फंक्शन मिलेगा बेटा, e to the power minus s RS। कैसे, ट्रांसफर फंक्शन को इनपुट के लैप्लास में मल्टीप्लाई कर दिया। जब ट्रांसफर फंक्शन इनपुट के लैप्लास में मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट का लैप्लास मिलेगा।
ये फंक्शन जो है ना e की पावर माइनस एस आर एस, ये टाइम शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद करो एक्स टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, या उसका लैप्लास क्या होता है, e टू द पावर माइनस एस टी नॉट, है ना। तो e की पावर माइनस एस, 1 की शिफ्टिंग बता रहा है। अब क्योंकि ये एलटीआई सिस्टम है भाई, तो जितना इनपुट में शिफ्टिंग उतना ही आपके आउटपुट में भी शिफ्टिंग। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी टी माइनस 1। अब मैंने क्या बताया था बेटा, जितना अगर t माइनस 1 कर रहे हो तो सभी टर्म्स में t माइनस 1 आना चाहिए, तो आंसर शुड बी सी। बी नहीं हो सकता ना, बी में क्या है, यूनिट स्टेप के अंदर आपका क्या है, t है। मैंने बताया था जब टाइम शिफ्टिंग करते हैं, याद करो लैप्लास की क्लास में, तो टाइम शिफ्टिंग सारी टर्म्स में होती है, जहां कहीं t होता है हर जगह वो t बन जाता है t माइनस 1। अब बात आती है बेटा पोल्स एंड जीरोस की, पोल्स एंड जीरोस की। मैंने आपको क्या बताया था, जब जीरोस की बात करते हैं, जीरोस आर वैल्यूज ऑफ एस एट विच ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स जीरो। ठीक है, या फिर आप ऐसा कह दो कि न्यूमरेटर जीरो होता है, मैंने आरओसी में बताया था, याद आ रहा है। और पोल्स आर वैल्यूज ऑफ एस एट विच डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। अब यहां पे अगर आप देखिए बच्चों, न्यूमरेटर जीरो करना है तो s माइनस 2 को जीरो करो, तो इससे s आ गया 2। दूसरी टर्म को जीरो करके देख लो भाई, s प्लस 5 इक्वल टू 0, तो s आ गया माइनस 5। तीसरी टर्म को जीरो करके देख लो, s प्लस 8 इक्वल टू 0, तो s आ गया माइनस 8। ये हो गया। तो जब आप न्यूमरेटर को जब आप जीरो करते हो तो आपको मिलते हैं जीरोस। ठीक है, अब पोल्स पे आ जाओ। पहला तो s को जीरो करो, डिनोमिनेटर देखते चलो, s प्लस 1 को जीरो करो, क्या आएगा, s इक्वल टू माइनस 1। s प्लस 6 को जीरो करो, क्या आएगा, s इक्वल टू माइनस 6। अगला s प्लस 9 को जीरो करो, क्या आएगा, s इक्वल टू माइनस 9। फिर s प्लस 1 माइनस j3, इसको जीरो करो, क्या आएगा, s इक्वल टू माइनस 1 प्लस j3, कॉम्प्लेक्स आ गया। फिर s प्लस 1 प्लस j3, इसको जीरो करो, तो s आएगा माइनस 1 प्लस j3। अब पता है क्या होता है, ये जो पोल्स और जीरोस आते हैं ना बेटा, इनको एक ग्राफ पे शो किया जाता है। क्या होता है, इनको एक ग्राफ पे शो किया जाता है, जिसको कि हम कहते हैं पोल जीरो प्लॉट। क्या कहते हैं, पोल जीरो प्लॉट। अब सर ये पोल जीरो प्लॉट क्या चीज है, पोल जीरो प्लॉट का बेटा मतलब क्या होता है, सिंपल सीधा साधारण सा, that it is drawn on S plane where poles are, S plane पे दिखाते हो, poles are represented as cross and zeros are रिप्रेजेंटेड एज डॉट, सर्कल की तरह। ठीक है, जीरोस को सर्कल की तरह दिखाते हो, पोल्स को आप क्रॉस की तरह दिखाते हो। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या होता है,
ये देखो सिग्मा, ये जे ओमेगा। अब देखना जरा, पहला जीरो कहां पे है बेटा? 2 पे है। ये देखो ऐसे दिखा दो, 2 पे जीरो, ठीक है। फिर है -5 और -8। पोल्स देखो कहां कहां है, 0 -1, पोल 0 पे आया, -1 पे आया, और ये 0 वाला देखो कहां पे आ रहा है, -5 -8, -5 -8। तो फिर -5 पे 0, फिर -6 पे एक पोल, -5 पे एक 0, -5 पे है ना, तो यहां दिखा दो यार, -6 पे एक पोल, फिर -8 पे एक 0 है और -9 पे एक पोल है। -8 पे एक 0 है और -9 पे एक पोल है। अब देखो यार, दो पोल कॉम्प्लेक्स भी हैं, एक है -1 + J3 और एक है -1 - J3। ये जो दोनों है ना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। आप देखो, -1 + J3 का कॉन्जुगेट होता है -1 - J3, तो दीज आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉन्जुगेट कैसे आएंगे देखो, -1 + J3, ये चीज समझना, इसका रियल पार्ट तो -1 है, ठीक है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, पहले वाले का है J3, दूसरे का है -J3। ये देखो ऐसे एक दूसरे की मिरर इमेज आते हैं अबाउट रियल एक्सेस, ठीक है। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले होते हैं ना, पोल्स या जीरोस, वो मिरर इमेज बनते हैं अबाउट रियल एक्सेस। तो याद रहे बेटा, कॉम्प्लेक्स पोल्स और कॉम्प्लेक्स जीरोस एग्जिस्ट इन, ये ग्राफ तो मेरे हिसाब से हर बच्चा बना सकता है भाई, बना सकते हो ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बना पाओगे। आपको न्यूमरेटर 0 करके जो भी वैल्यूज मिलेंगी उन्हें सर्कल से शो करना, और जो डिनोमिनेटर 0 करके वैल्यूज मिलेंगी उन्हें क्रॉस से शो करना। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पोल या 0 है, तो उसका कॉन्जुगेट भी आपका पोल या 0 होगा। जैसे अगर -1 + J3 एक पोल है, तो -1 - J3 भी आपका पोल होगा। और ऐसा किसके लिए होता है? ऐसा तब होता है when we are talking about a real function। मतलब फंक्शन में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी ना आए, और वो तभी हो सकता है जब कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करें। देखो जैसे ये जो दोनों टर्म है ना, s+1 - J3, s+1 + J3, तो ये a + b, a - b से कंबाइन हो जाएंगी और j हट जाएगा, तो रियल हो गया ना, रियल बन गया। लेकिन रियल तभी बन सकता है अगर यहां 1 - J3 है, तो यहां 1 + J3 भी हो। अगर दोनों में से सिर्फ एक होता तो इस फंक्शन में एक आयोटा रह जाता, j माने आयोटा, तो आयोटा रह जाता, देन इट विल बी कॉम्प्लेक्स, इट विल नॉट बी रियल। ठीक है जी। अब बात आती है बेटा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम क्या चीज है? देखो, ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स सबसिस्टम। जैसे आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील है, गाड़ी के अंदर इंजन भी है, गाड़ी के अंदर आपका व्हील्स भी है, ट्रांसमिशन भी है, एग्जॉस्ट भी है, कूलिंग सिस्टम भी है, समझ रहे हो? तो बहुत सारे सिस्टम है। गाड़ी बाहर से भले ही एक बॉक्स, एक सिस्टम दिखती है, लेकिन इंटरनली उसके अंदर ढेर सारे सिस्टम्स एम्बेडेड होते हैं। तो अगर हर एक सिस्टम को, जो कार के अंदर हर एक सिस्टम लगाए, उसे अगर एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दें, तो इन सारे ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करके मैं पूरी कार डिजाइन कर सकता हूं। तो इस टाइप से मेरा पूरा का पूरा सिस्टम बन सकता है। तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी सब पार्ट of a system or each and every component of a system in terms of a block। और ब्लॉक क्या शो करता है? एक ट्रांसफर फंक्शन। हर ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ट्रांसफर फंक्शन। यानी हम ब्लॉक के इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बता रहे हैं,
क्योंकि आप जानते हो बेटा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना। तो अगर आप एक ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन लिख रहे हो यानी आप बता रहे हो उसके इनपुट आउटपुट का रिलेशन क्या है, यही होता है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, ईच ब्लॉक रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट्स अ सबसिस्टम using its transfer function, using its transfer function, that is it shows input output relationship। तो ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप शो करता है। इससे पता है फायदा क्या होता है, रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं आपको एक गाड़ी को पूरा खोल के दिखा दूंगा ना, कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर गाड़ी के मैं ब्लॉक्स बना दूं कि देखो गाड़ी में पहले इंजन होता है, इंजन से पावर जाती है मोटर में, मोटर से पावर जाती है व्हील्स में, व्हील्स करते हैं रोटेट। तो अब समझना बड़ा आसान हो गया, 3 बॉक्स दिखा दूंगा, पहला इंजन का दिखा दूंगा, दूसरा आपको मैं मोटर का दिखा दूंगा, तीसरा मैं आपको व्हील्स का दिखा दूंगा। इस तरह से शो करूंगा तो आप रीड कर पाओगे। पूरा उसे खोल के अंदर का सिस्टम दिखा दूंगा तो शायद समझ भी ना आए कौन सा पार्ट एक्चुअली क्या करता है। तो देखो एक काम करते हैं, अभी के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे ना, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, कि कैसे ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई किया जाता है। जैसे एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम होगा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स लगे होंगे, अब उसे कैसे मिनिमाइज करोगे या उसका कैसे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, ये चीज हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मैं कल कराऊंगा आप लोगों को। देखो ये सारे हैं, टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट, ये सब चीजें एक साथ ही करेंगे, कल करेंगे, है ना। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है बेटा, असाइनमेंट आप लोग निपटा लेना, कोई भी क्वेरी आते तो हम डिस्कस करेंगे। और देखो अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है बेटा, तो मैं आपको बता दूं आपके पास मात्र 5 घंटे बचे हैं टू गेट दिस 20% ऑफ। और आप जानते हो बेटा कोड आपको क्या लगाना है, अंकित ESE, ताकि आपको इमीडिएट डिस्काउंट तो मिले ही मिले 20% का, बट आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओ, क्योंकि आप जानते हो बेटा इस बार इलेक्ट्रिकल के 6 बच्चे मेरी गाइडेंस में तैयारी किए हैं, 10 में से 6 टॉप रैंक निकाले हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो हम अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन भी लाए हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो अब अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट है, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट है और मॉक टेस्ट है। बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके लाइट चूज करना है और वहां कोड लगाना है अंकित ESE। और अब हमने देखो प्लस और आइकॉनिक में आज स्टडी मटेरियल भी लॉन्च कर दिया है। इस स्टडी मटेरियल में अगर आप देखोगे ना, इतना गजब का प्रेजेंटेशन है कि देखते ही मजा आ जाए, मतलब कि लर्नर का, स्टूडेंट का खुद मन करे कि यार इसको थोड़ा और रीड करते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये जो स्टडी मटेरियल है ना, ये टॉप एजुकेटर्स की मेंटोरशिप में बनाया गया है। सिलेबस का कोना कोना, चप्पा चप्पा कवर किया गया है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाने के लिए हर कंसेप्ट के बाद प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं। आपको हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर पाओ। और दूसरी बात बेटा, ये ऐप पे है और चैप्टर बाय चैप्टर अपलोडेड है, तो कभी भी आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, जॉब से आ रहे हो, आप हमेशा इसे रेफर कर सकते हो। तो अगर आप लेना चाहते हो बेटा तो आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक लेना पड़ेगा और उस पर कोड लगाना पड़ेगा अंकित ESE। दूसरी बात बेटा, अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो यही स्टडी मटेरियल ना आपके घर पे डिलीवर कराया जाएगा, यानी फिर आपके पास हार्ड कॉपी आ जाएगी। यानी कि अगर आप ऐप नहीं भी यूज कर रहे हो, फोन या लैपटॉप नहीं भी चला रहे हो, तो भी आप स्टडी मटेरियल को अपने कॉलेज में कैरी करके ले जा सकते हो। आप बस में ट्रैवल करते हुए पढ़ सकते हो, तो आप ये चीजें भी कर सकते हो और शायद बुक से आपका एक एक्सपीरियंस बेटर हो पाए, बट दैट इज फॉर गेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 ईयर और अबव। और देखो ये लेटेस्ट बैच है यार, जहां EMT स्टार्ट किया है मैंने, सिद्धार्थ सर ने एनालॉग और रेड्डी सर ने नेटवर्क। मेरा भी नेटवर्क आने वाला है, लेकिन 18th ऑफ मई से आएगा। 18th ऑफ मई से 14th ऑफ जून तक मैं नेटवर्क पढ़ाऊंगा प्लस पे, और फिर 15th ऑफ जून से मशीन्स। और देखो एसेंड बैच है 2024 वाले बच्चों के लिए, तो अगर आप सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, दोनों ही तरह के बच्चे हमारे साथ तैयारी कर सकते हो।
और यार देखो, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपके सामने है रिजल्ट, है ना। हम लोग अपने बारे में क्या बताएं, रिजल्ट बोलता है, इन बच्चों की सक्सेस स्टोरीज बोलती हैं। आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन इस साल का रिजल्ट प्रोड्यूस किया अनअकैडमी ने, और ये लेजेंडरी रिजल्ट है यार, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है। सिर्फ रिजल्ट नहीं है, ये हिस्ट्री लिखी गई है कि जो लोग डाउट करते थे ना कि ऑनलाइन से कैसे रैंक आ सकती है, जो बच्चे ये कहते थे नहीं सर रैंक लाने के लिए तो क्लासरूम चाहिए ही होता है, उनको बेटा ये जवाब है कि अगर बच्चा सीरियस हो, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो ऑनलाइन लर्निंग से कुछ भी हो सकता है। और अब तो ऑनलाइन लर्निंग और ज्यादा मजेदार हो गई है, क्योंकि अनअकैडमी ने इतना तक सिस्टम आपको दे दिया है क्लास में कि आप टीचर से रेज हैंड करके ऑडियो पे बात कर पाओ। मतलब मजा ही आ गया यार। अब तो ऑनलाइन क्लासरूम में ना एकदम ऑफलाइन वाली फील डाल दी है, और ऑफलाइन के जितने ड्रॉबैक थे सारे हटा दिए। और देखो, अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना और बेस्ट रैंक लानी है बेटा, तो आइकॉनिक के लिए जाना। यहां ना आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलता है एक पर्सनल कोच। ये खुद एक टॉपर है, गेट और ईएससी का रैंकर है। ये क्या करता है ना, ये मेक श्योर करता है कि आपकी तैयारी ट्रैक पे है, पूरा टाइम टेबल बनवाएगा मस्त तरीके से। इवन टीचर्स आपको पर्सनल लेवल पे गाइड करेंगे। टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस मिलेगा, जहां हम आपको बताएंगे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, घर पे डिलीवर कराया जाएगा। डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर होंगे जो आपका 1-to-1 डाउट क्लियर करेंगे। अगर नहीं ले सकते तो प्लस पे आना। देखो, जो भी हम प्लस वाले बच्चे को देंगे ना, वो आइकॉनिक को तो मिलेगा ही। ओवर एंड अबव ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब क्या मिलेगा प्लस में, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, हर संडे टेस्ट मिलेगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर आप मेरी प्रोफाइल जाके देखोगे ना, मेरे दिसंबर तक के कोर्सेज का मैं शेड्यूल डाल चुका हूं, डे बाय डे किस दिन क्या पढ़ाऊंगा इतना तक बता दिया हूं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, एक सब्जेक्ट आपको 2 टीचर से पढ़ना है, 3 से आपकी मर्जी है। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी आते हैं, क्रैश कोर्सेज भी, और अनअकैडमी लाइट के बारे में जो मैंने बताया ना, वो दोनों सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। और देखो, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ड्यूरेशन चूज कर लो बेटा। 3rd ईयर वाले 12 मंथ्स ले लो और 2nd ईयर वाले 24 मंथ्स ले लो। लेकिन कोशिश करना बेटा आइकॉनिक पे जाने की, और कोड याद रखना अंकित ईएससी। इससे इमीडिएट अगर आज रात के 12 बजे तक लेते हो 20% ऑफ मिलेगा। और मजे की बात यह, आप ये अमाउंट 1 टाइम दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, पार्ट्स में ब्रेक करके दे सकते हो, या फिर अनअकैडमी से लोन ले सकते हो ताकि बाद में रीपे कर दो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल यार, जहां नोट्स, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इस क्लास के खत्म होते ही मैं इस पीडीएफ का लिंक भी आपको इसी यहीं पे दे दूंगा, ठीक है। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और मजा आता है, यहां पे आप जितने मर्जी डाउट पूछ लो यार। जैसा आप देखते हो यार, यूट्यूब में ऑब्वियसली डाउट आंसर कर पाना फीजेबल नहीं है। आज ही कोई बच्चा कंट्रोल की क्लास में मशीन का डाउट पूछ रहा था, तो ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन यहां पे फैसिलिटी है, आपको बस डाउट का पिक्चर क्लिक करके अपलोड करना है, अपनी ब्रांच टैग करनी है, आपको लैंग्वेज बतानी है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए। हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं लगे तो उसको थम्स डाउन देके रिव्यू रिक्वेस्ट कर लीजिएगा ताकि आपको नया सोल्यूशन मिल जाए। और अगर अब भी कोई क्वेरी बचती है अनअकैडमी से रिलेटेड, तो भाई ये मेरी टीम का नंबर है, इस पे कॉल करने से झिझकिएगा मत, इस पे कॉल कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे चलते चलते, लेट्स क्रैक इट।